गरीब दर्जी माँ का पत्तों वाला लहंगा। पार्वती जल्दी जल्दी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही होती है कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे पार्वती, घर पर हो क्या? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे वर्षा जी, आप यहाँ पर? लहंगा सी गया क्या पार्वती? जी हाँ वर्षा जी, ये लीजिए, जैसा आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही सिला है। अरे वाह पार्वती, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितना बढ़िया लहंगा सिला है तुमने, वो भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। तुम इतने अच्छे कपड़े सिलती हो, तुम्हारे सिले हुए कपड़े अच्छे खासे टेलर को टक्कर दे सकते हैं। तुम बाजार में अपनी एक टेलर की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? इससे तुम ज्यादा पैसे भी कमाओगी और तुम्हारी सिलाई की पहचान भी बढ़ेगी, जिससे तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी दे सकोगी। वर्षा जी, कौन सी माँ अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर एक टेलर की दुकान खोलने के लिए हुनर के साथ साथ पैसे भी तो चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। मैं गरीब दर्जी दिन रात कपड़े सीकर बस इतना ही कमा पाती हूँ, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी अपनी बच्चियों को खिला सकूं। ऐसा कहते हुए पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पार्वती के हाथों में कपड़े सिलने का गजब का हुनर था, जो उस गरीब दर्जी के पास ग्राहकों को खींच कर ले आता था। मगर दिन रात की मेहनत के बाद भी उसे कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। कुछ सालों पहले पार्वती की शादी सुधीर से हुई थी, जिससे पार्वती 5 बेटियों की माँ बन गई। सुधीर ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। वो 1 नंबर का दारूबाज था। ऐसी ही नहीं, अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए वो गरीब माँ हालात से मजबूर हो गई थी और घर में कपड़े सिलने लगी थी। दर्जी के काम से पार्वती जो 2 पैसे कमाती, वो बेटियों की भूख मिटाने में खर्च हो जाते थे, जिस कारण पार्वती अपनी बेटियों के लिए साल भर में भी 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं सिल पा रही थी। मगर जब उसकी बेटी ने वो लहंगा देखा तो वो उम्मीद से अपनी माँ को बोलती है, माँ, वर्षा आंटी ने वो घेर वाला फ्रॉक किसके लिए बनवाई थी? 7 साल की तन्वी के मुंह से लहंगे का अजीब गरीब नाम सुनकर पार्वती अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तन्वी, उसे घेर वाला फ्रॉक नहीं बल्कि उसे लहंगा कहते हैं, और वर्षा आंटी ने वो लहंगा अपनी बेटी के लिए सिलवाया था। माँ, मुझे भी वैसा ही लहंगा पहनना है, मुझे भी वही पहनना है। आप ही बताओ ना, आखिर कब तक आपकी बेटियाँ ये फटे फटे कपड़े पहन के घूमती रहेंगी? जब हम अपनी जैसे बाकी लड़कियों को नए नए कपड़े पहनकर घूमता हुआ देखते हैं ना, तो हमारा भी बहुत मन करता है कि हम भी नए कपड़े पहने। बोलो ना, तुम हमारे लिए वैसा लहंगा सिलोगी ना? बोलो ना माँ। अपनी बच्ची की बातें सुनकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी बेटी तन्वी को गले से लगाकर कहती है, हाँ तन्वी, तुम्हारी ये दर्जी माँ तुम सबके लिए लहंगा जरूर सिलेगी। कई दिनों तक दिन रात लोगों के कपड़े काटकर थोड़े पैसे जमा करके लहंगा सिलने के लिए बाजार जाती है। ये कपड़ा लहंगा सिलने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भैया, ये थान का कपड़ा कितने का है? 500 रुपए का है ये थान का कपड़ा। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अरे मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। भैया, ठीक ठीक लगा लो। मैं क्या यहाँ पुदीना बेच रहा हूँ जो भाव घटा दूँ? सिल्क का कपड़ा है तो महंगा ही होगा। नहीं लेना है तो यहाँ से जाओ, ये कपड़ा खरीदना तेरी औकात में नहीं है। ऐसा बोलकर वो घमंडी दुकानदार पार्वती को धक्के मारकर वहाँ से भगाने लगता है। अरे भाई साहब, आपने मुझे इस तरह से धक्का क्यों दिया? मैं तो जा ही रही हूँ ना। अपने आंसू पोंछकर पार्वती आगे बढ़ जाती है, जहाँ वो एक सुंदर सा लहंगा टंगा हुआ देखती है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। सुनो भैया, जरा ये लहंगा तो दिखाना। दुकानदार लहंगा पार्वती को दिखाते हुए कहता है, ये सिंड्रेला लहंगा है, पूरे 3000 का है। 3000 की कीमत सुनकर पार्वती के शब्दों में हिचकिचाहट भर जाती है और वो अपनी मुट्ठी में दबे हुए 200 रुपए को देखने लगती है। भैया, मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए ही हैं। तो तुझे 3000 की चीज 200 में चाहिए? एक काम कर, फुटपाथ पे जा। तू जैसे गए गुजरों के लिए बाजार के बाहर फुटपाथ पर दुकान लगती है। ये सब बातें सुनकर पार्वती को बहुत बुरा लगता है और वो एक जंगल में जाकर बैठ जाती है। मेरी बच्चियों ने जिंदगी में मुझसे पहली बार कुछ मांगा है,
मेरी बेटियां उम्मीद लगाए हुए मेरा इंतजार कर रही होगी और जब वो अपनी गरीब माँ को खाली हाथ घर लौटता हुआ देखेंगी तो उनकी उम्मीदें टूटकर बिखर जाएंगी। तभी अचानक पार्वती की नजर अपने चारों तरफ लगे हुए पेड़ों पर जाती है, जो कि बड़े और चमकीले पत्तों से भरे हुए होते हैं और पार्वती को अपनी बेटियों की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया मिल जाता है। ये पत्ते कितने चौरस और मजबूत भी हैं। मैं इन पत्तों से अपनी बेटियों के लिए लहंगा और भी बहुत से कपड़े बना सकती हूँ। पार्वती अब बिना देर किए वो चौड़े मजबूत पत्तों को तोड़कर घर ले आती है और लहंगा सिलना शुरू कर देती है। लहंगा सिलते वक्त उस गरीब दर्जी माँ के मन में बाजार में दुकानदारों की कई बातें दौड़ रही थी, जो उसके दिल पर लगी थी। शायद उन्हीं कड़वी बातों का दर्द था कि पार्वती पत्तों से अपनी बेटी तन्वी के लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलती है, जिसे पहनकर तन्वी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे वाह मेरी प्यारी माँ, ये पत्तों से बना लहंगा तो बहुत ही प्यारा है। ये तो घेर वाली फ्रॉक से भी कई ज्यादा सुंदर है। माँ, मेरे लिए भी तुम पत्तों वाली फ्रॉक सी दो, मुझे भी वही पहनना है। माँ, मेरे लिए आप इन पत्तों से एक सुंदर सा लहंगा सी दो। माँ, अगर आरती दीदी लहंगा पहनेगी तो आप इन पत्तों से मेरे लिए सबसे अलग अच्छा सा एक सूट सी देना। मगर तुम सब ने तो कहा था कि तुम्हें लहंगा पहनना है, फिर अब क्या हुआ? हाँ माँ, कहा था, मगर हम पांचों बहनें अगर पत्तों का लहंगा पहन लेंगे तो एक जैसे लगेंगे, और अगर हम इन पत्तों से अलग अलग कपड़े सिलवाएंगे तो हम एक दूसरे के कपड़े मिल बांट कर एक दूसरे से बदल कर भी पहन सकते हैं, जिससे तुम्हें हमारे लिए कपड़े भी नहीं खरीदने पड़ेंगे और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मन्नू की सयानी भरी बातें सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी समझदार बेटी, अपनी माँ की तकलीफों को कितना समझती हो। पार्वती अपनी पूरी मेहनत अपनी बेटियों के लिए उन पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े सिलने में लगाती है और वो अपनी पांचों बेटियों के लिए बिना पैसे खर्च किए सबके लिए पत्तों से खूबसूरत से कपड़े सी देती है। अब पार्वती की बेटियां वैसे ही पत्तों का सिला हुआ लहंगा, फ्रॉक और सूट पहनकर अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो गली के लोगों की नजर उन पांचों पर टिक जाती है, जिससे कि सभी के घर के बच्चे उनके जैसे पत्तों के कपड़े पहनने की जिद करने लगते हैं, जिससे कि अब उस गरीब माँ की कमाई का जरिया बढ़ता है और धीरे धीरे अब पार्वती के सिले हुए पत्तों के कॉस्ट्यूम उसने घर से गली और गली से बाजार भर में छा जाते हैं, जिससे पार्वती बहुत अमीर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कामिनी अपनी बहू रोशनी के साथ रहती थी। कामिनी के इकलौते बेटे कमल की शादी हाल ही में हुई है, लेकिन कामिनी को अपनी बहू रोशनी के हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाय हाय हाय, सुबह सुबह मूड और जुबान का स्वाद दोनों खराब कर दिया। अरे बहू, मायके में कभी चाय भी बनाई है क्या तूने? कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता, दाल चावल उपमा कुछ भी नहीं बनाना आता तुझे? मम्मी जी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो खाने में सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड बनाना आता है। ये उपमा, दाल चावल ये सब मुझे नहीं आता। बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चाउमीन खाना आता है। बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चाउमीन खाना है तो बोलिए, अभी बनाती हूँ, वो भी फुल ऑन पौष्टिक, बाहर के जैसा अनहेल्दी नहीं। अरे कितना बोलती है, चुप कर मेरी अम्मा, तू खाने में ना जहर मिला दे, क्योंकि ये बेस्वाद और फीका खाने से तो अच्छा जहर खाना ही है। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? अगर ऐसा ही है तो बुला लो किसी काम वाली को। तभी वहाँ पर कामिनी का बेटा कमल आ जाता है। ओहो, क्यों सुबह सुबह फटे हुए ढोल की तरह बजे जा रही हो आप दोनों? और ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का रोशनी? वो तुम्हारी सहेली नहीं, सास है। तुम्हारी तरह अकल की अंधी नहीं हूँ मैं, पता है मुझे यहाँ कौन रिश्ते में मेरा क्या लगता है। अरे बस बेटा, बहुत हुआ, अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब एक अलग रसोई बनाऊंगी अपनी। अरे इस करमजली की वजह से मैं क्यों बर्बाद करूं अपने पैसे किसी काम वाली के पीछे? मैं अपनी अलग रसोई बनाऊंगी और ये अपनी अलग। मम्मी, एक ही घर है हमारा और हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं, उसमें भी 2 रसोई। रहने दो कमल, ये ठीक ही कह रही हैं। कम से कम मैं अपनी मर्जी का डाइट फूड, फास्ट फूड, हर प्रकार का खाना तो खा पाऊंगी और तुम्हारी सेहत का भी ख्याल रख पाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का खाना और मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं था।
कमल अपना सर पकड़ लेता है। अब दोनों सास बहू अपनी अपनी अलग रसोई बनाती है। अलग गैस, अलग बर्तन और अलग राशन, सब कुछ अलग अलग बनता है। मेरी जेब कितनी खाली हो रही है इस रसोई के अलग होने से। इस बात की तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। बस इन्हें अपनी रसोई का बंटवारा करना है। बेरहम बीवी और बेरहम माँ है। ऊपर वाले इन दोनों में से किसी एक को तो समझदार बना देता। कामिनी और रोशनी दोनों अब अपना अलग अलग खाना बनाने लगती है। कामिनी फुल देसी खाना बनाती है तो वहीं रोशनी एकदम मॉडल खाना। अब इन सब में बेचारा कमल बुरी तरह से पिसने लगता है। एक दिन तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी कमल, ये देखो, आज मैंने वेजिटेबल सूप और साथ ही कॉन्टिनेंटल फूड बनाया है। चलो खाना शुरू करो। कमल बेटा, इस निगोड़ी के हाथ का खाना देखकर ही तेरा दिमाग खराब हो रहा होगा ना। तू रुक बेटा, मैं अभी अपने हाथ के बने तेरे मनपसंद छोले खिलाती हूँ। अरे छोड़ इस बेकार के खाने को। नहीं, कमल वही खाएगा जो मैंने बनाया है। आपका ये अनहेल्दी खाना नहीं खाएगा मेरा पति, वो मेरी ही बात मानेगा। ओ महारानी, तेरे पति से पहले वो मेरा बेटा है, इसलिए ज्यादा चौड़ी मत हो, वरना गाल पर कान के नीचे 2 लगाऊंगी ना और गालों को सेक दूंगी तंदूर की तरह। क्या कहा आपने? आपको क्या लगता है आप मेरी सास हो तो आपको मुझे कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है क्या? अभी आपको बताती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ आपको, आप तो बहुत बदतमीज हो। अब ऐसे ही घर का तापमान गर्म हो जाता है और दोनों सास बहू में कहासुनी शुरू हो जाती है, जिससे परेशान होकर कमल अपना आपा खो देता है और एकदम से कान पर हाथ रखकर चिल्ला पड़ता है। बस, अरे क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो आप दोनों। मैं आप दोनों में से किसी का भी खाना नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ होटल से खाना ऑर्डर करने। आप ही दोनों खाओ अपना अपना खाना। कमल नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी कामिनी कहती है, देख लिया, अब तेरे कारण मेरा बेटा बाहर का गंदा खाना खाएगा। बहुत मनहूस दिन था जब तू इस घर में आई थी। ओह हेलो, रसोई का बंटवारा करने का शौक आपको था, मुझे नहीं। भूल गई क्या आप? ओहो, मैं भी ये बात कैसे भूल सकती हूँ। अब आपकी उम्र हो गई है, आपकी याददाश्त तो उम्र के साथ कमजोर होगी ही ना। तू मुझे मेरी उम्र का ताना दे रही है? कुलकर्णी, तेरी माँ तो बड़ी जवान है, जाकर अपनी माँ और अपने बाप को देख, फिर बात करना। और हाँ, आज भी इस मोहल्ले की सारी औरतें जलती है मुझसे। रोशनी और कामिनी का ये झगड़ा मानो अब रोज का ही हो गया था। दोनों अलग अलग खाना बनाती और अलग रसोई होने के बावजूद भी झगड़ा करती थी, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। कामिनी हर रात 2 बजे रोशनी की रसोई में जाती। आज इस पगलेट ने वो बढ़िया सा पनीर पिज्जा बनाया था। खुशबू तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन रखा कहाँ है? कामिनी फ्रिज खोलती है और उसमें से रोशनी के हाथ का बनाया हुआ पनीर पिज्जा निकालकर उसे गर्म करती है और रसोई में फर्श पर बैठकर चुपके से खाने लगती है। अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का। ये रोशनी की बच्ची अजीबोगरीब तरह के प्रकार बनाती है, लेकिन इसका स्वाद एकदम मस्त होता है। वहीं दूसरी ओर रोशनी भी चुपके से रात में उठकर अपनी सास कामिनी की रसोई में उसके हाथ का पकाया हुआ खाना गर्म करके खाती है। वैसे तो मैं अनहेल्दी, ऑयली और मसाले वाले खाने के खिलाफ रहती हूँ, लेकिन ये खाना है ही ऐसा कि अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पाता। वाह वाह मम्मी, बहुत खूब, एकदम शानदार कचौरी और छोले पूरी बनाई है, और साथ में ये गुलाब जामुन, इसके अंदर का काजू बादाम किशमिश, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। इस तरह दोनों सास बहू अब रोजाना रात में चुपके से एक दूसरे के बनाए खाने को खाती और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने देती। और सुबह जब दोनों अपनी रसोई में रात का बचा हुआ खाना देखती है तो दोनों हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, कल रात को मैंने इतना सारा खाना बचा कर रखा था, लेकिन वो खत्म कैसे हो गया? ये रोज रोज खाना कहाँ चला जाता है? हे भगवान, ये क्या, मेरा पिज्जा किसने खाया? कहीं मम्मी जी ने तो नहीं खाया? मम्मी जी, क्या आपने मेरा पिज्जा खाया? अरे ओ पागल औरत, ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए कि मेरा खाना खत्म कैसे हुआ। और ये आज की बात नहीं है, रोज ऐसे ही होता है। मैं रात को खाना रखती हूँ, सुबह देखती हूँ तो गायब। मुझे नहीं पता, और वैसे भी मुझे आपके शुभ हाथों का बना खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो मेरे भी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे हाथों का पकाया हुआ अजीबोगरीब तरह का खाना खाऊं। लगता है कमल को रात को भूख लगी होगी और तभी उसने आकर खाना खाया होगा, बेचारा मेरा बेटा। मुझे लगता है कमल को रात को भूख लगी होगी, तब उन्होंने मेरी रसोई में जाकर फ्रिज से पिज्जा खाया होगा। ऐसे चोरी छुपे खाने से अच्छा सीधा मांग नहीं सकते थे। अहंकार तो कूट कूट कर भरा है माँ बेटे में।
लेकिन कमल और मेरे रिश्ते में जो दरार आई है वो सब इस बुढ़िया की वजह से आई है। अब तो ये हर रोज का हो जाता है। रोशनी कामिनी की रसोई में जाकर चुपके से खाना खाती और कामिनी रोशनी की रसोई में जाकर चुपके से खाना खाती, और अगली सुबह जब उनका खुद का खाना गायब देखती तो उनको ऐसा लगता कि वो कमल ने खाया होगा, जबकि असलियत तो कुछ और ही होती है। उधर कमल होटल से खाना मंगवा कर खाता है। एक दिन डिलीवरी बॉय कमल को खाना पार्सल करते हुए बोलता है, सर, मैं यहाँ रोज आता हूँ खाना लेकर। इस घर में आपकी माँ भी है और पत्नी भी है, लेकिन फिर भी आप बाहर का खाना खाते हो। अरे दे भाई, और ये ले अपने पैसे। रोज के मेरे इतने पैसे पानी की तरह जा रहे हैं होटल से खाना मंगवाने में। क्या बताऊँ तुम्हें मैं अपनी आप बीती। घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एक तरफ है मेरी माँ तो एक तरफ है बीवी। खाऊं तो किसका खाऊं? एक घर होकर भी दो दो रसोई कर रखी है उन दोनों ने, लेकिन मुझे एक का भी खाना नसीब नहीं होता। बहुत दुख हुआ सुनकर। आप लोड ना लो सर जी। एक काम करो, आप अपनी भी एक अलग तीसरी रसोई बना लो जिसमें आप अपना मनपसंद खाना बनाना। सिंपल। अबे तेरी तो, चल भाग यहाँ से। तीसरी रसोई बना लो, यही रह गया जिंदगी में। अब अपने सारे घर को रसोई घर ना बना लूं मैं, फिर तुम यहाँ खाना देने नहीं लेने आना। कुछ दिन बाद कमल की नौकरी छूटती है और वो अब घर पर ही रहने लगता है। इतनी जगह पर इंटरव्यू दे दिया लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा। न जाने क्या होगा। अब इस घर के खर्चे भी इतने हैं, दो दो रसोई है और ऊपर से तीसरा मैं। अरे चिंता मत कर कमल बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस तो हिम्मत मत हार। फिर एक रात कमल जब पानी पीने के लिए उठता है तब वो कामिनी को रोशनी की रसोई में खाते हुए और रोशनी को कामिनी की रसोई में खाते हुए देख लेता है और वो लाइट ऑन कर देता है, जिससे दोनों डर जाती है और चौंक जाती है। वाह, तालियां, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आमने सामने तो एक दूसरे की खाने की जमकर बुराइयां करती हो आप दोनों, और रात में पीछे एक दूसरे का ही खाना खाती हो, वो भी इतने प्यार से। क्यों रोशनी, क्यों मम्मी? दिन में दुश्मनी करती हो और रात में दिवाली मनाती हो। रोशनी और कामिनी अपने गर्दन नीचे झुका लेते हैं। मम्मी, आपको रोशनी के हाथ का बना विदेशी खाना तो पहले पसंद नहीं आता था, तो अब कैसे आपको ये सब पसंद आ रहा है? और रोशनी तुम तो मम्मी के खाने को कितने बुरे कमेंट देती हो। अनहेल्दी, ऑयली, खराब, सड़ा हुआ सा। तुम तो मुझे भी वो खाना खाने से रोकती हो, फिर खुद क्यों चुपके से खाती हो? सॉरी कमल जी, लेकिन मुझे मम्मी जी का खाना पसंद है। और मुझे भी इस कलमुही के हाथ का बना इसके टाइप का खाना पसंद है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। खाना चाहे देसी हो या मॉडल, दोनों ही अच्छे होते हैं। वो तो बस इनका नाम बदनाम कर रखा है। आप दोनों की लड़ाई में मैं पिस रहा हूँ और आप दोनों सास बहू ने अपनी अलग अलग रसोई कर ली। हाँ बेटा, रोशनी, आज से हम दोनों एक ही रसोई में एक साथ खाना बनाएंगे। हाँ मम्मी जी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। लव यू मम्मी जी। अरे लव यू तुम भी कलमुही। कामिनी और रोशनी साथ में हंसने लगती हैं। दोनों सास बहू की अलग रसोई अब एक हो जाती है, और तो और दोनों अपना अपना देसी और विदेशी खाना बनाकर टिफिन सर्विस करने लगती है, जिससे घर खर्च निकल जाता है और कमल को भी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है और फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है।